जावा कंकरेंसी का ये पार्ट 4 वीडियो है जिसमें हम लोग फॉर्क जॉइन फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। जावा कंकरेंसी को हमने 4 पार्ट में बांटा था। पार्ट 1 में हमने कवर किया था सिंक्रोनाइजर्स, पार्ट 2 में एक्सिक्यूटर्स, पार्ट 3 में कंकरेंट कलेक्शंस और पार्ट 4 में द फॉर्क जॉइन फ्रेमवर्क। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है और आज इस वीडियो में हम लोग द फॉर्क जॉइन फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे टॉपिक को वो इंट्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज नीडेड, उसके बाद एक्सिक्यूटर फ्रेमवर्क वर्सेस फॉर्क जॉइन फ्रेमवर्क, क्या दोनों में डिफरेंस है ये चीज़ को हम लोग समझेंगे। फिर कॉमन क्यू के कंसेप्ट को समझेंगे और वर्क स्टीलिंग एल्गोरिथम क्या होता है। फिर इसके इंपॉर्टेंट क्लास को समझेंगे जैसे फॉर्क जॉइन टास्क क्लास, फॉर्क जॉइन पूल क्लास, रिकर्सिव एक्शन क्लास, रिकर्सिव टास्क क्लास। फिर हम लोग लास्ट में फॉर्क जॉइन के कंसेप्ट को हम कोड के थ्रू समझेंगे। ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर्क जॉइन फ्रेमवर्क, ये हुआ था जावा 1.7 वर्जन में। फॉर्क जॉइन फ्रेमवर्क का जो पैकेज है वो java.ut.concurrent पैकेज है। ये जो जावा कंकरेंसी सीरीज में हमने जितने भी क्लासेस के पैकेज देखे सब इसी पैकेज के अंदर में अवेलेबल है, जावा util concurrent। तो जो फॉर्क जॉइन फ्रेमवर्क होता है वो बेसिकली क्या करता है, एक टास्क होता है हमारा और उस टास्क को सब टास्क में डिवाइड करता है, फिर वो सब टास्क को पैरेलली एक्सिक्यूट करता है। आजकल जितने भी सिस्टम्स हैं सब में मल्टी कोर सीपीयूज होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पैरेलली जो थ्रेड है वो एक साथ एक्सिक्यूट कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट सीपीयूज में। मान लो एक थ्रेड रन हो रहा है सीपीयू के कोर 1 में और दूसरा जो थ्रेड रन हो रहा है वो दूसरे कोर में रन हो रहा है, तो दोनों एक साथ टास्क परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगा, यहाँ पे वो पैरेलली रन करेगा। फॉर्क जॉइन फ्रेमवर्क जो होता है इसी चीज को एज ए एडवांटेज यूज करता है। तो जैसे it is a Java framework that takes the advantage of multiple processors by breaking down large tasks into smaller tasks that can be run in parallel। तो ये समझ में आ गया। और इसका जो गोल होता है वो क्या होता है, बैलेंस द वर्कलोड बिटवीन द थ्रेड। इसका मतलब हुआ कि जब जो थ्रेड्स हैं उसका वर्कलोड को बैलेंस करता है। ऐसा नहीं है कि एक थ्रेड आइडल पड़ा हुआ है और दूसरा थ्रेड टास्क कंप्लीट करने में लगा हुआ है, तो वो क्या करता है टास्क को डिवाइड करता है और आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। हम लोग आगे समझेंगे वो किस तरह से काम करता है। मैक्सिमाइजिंग द सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो सीपीयू जो होता है उसका यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करता है, तो इससे क्या होगा, इसका परफॉर्मेंस और भी बेटर होगा। इट इज़ द स्पेशलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सिक्यूटर सर्विस इंटरफेस। ये फॉर्क जॉइन फ्रेमवर्क जो है वो स्पेशलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सिक्यूटर सर्विस है। और एक ये जो होता है वर्क स्टीलिंग एल्गोरिथम बेसिस पे काम करता है। तो वर्क स्टीलिंग को हम अभी समझा दे रहे हैं, फिर आगे भी इसको और डिटेल से देखेंगे। ऐसे समझो, दो थ्रेड है, एक थ्रेड क्या कर रहा है वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, दूसरा थ्रेड अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है। दूसरा थ्रेड का टास्क अगर कंप्लीट हो जाता है वो चेक करेगा कि अगर किसी थ्रेड की क्यू में कोई भी टास्क पड़ा हुआ है तो वो उसके टास्क को ले करके उसको प्रोसेस कर देगा। तो इसी को हम लोग वर्क स्टीलिंग बोलते हैं। तो इसको और अच्छे से हम लोग आगे समझेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो से समझा है कि एक्सिक्यूटर फ्रेमवर्क जो होता है उसमें एक थ्रेड पूल होता है और उस थ्रेड पूल में स्पेसिफिक नंबर ऑफ थ्रेड होता है जो कि टास्क को एक्सिक्यूट करता है, और एक ब्लॉकिंग क्यू होता है जिसमें अगर एक्स्ट्रा टास्क जो होता है वो ब्लॉकिंग क्यू में वेट करता है जब तक कोई वर्कर थ्रेड अवेलेबल ना हो। इस तरह से होता है कि जैसे सबमिटेड टास्क है, मान लो यहाँ पे टास्क 1 to 6, टास्क 6 तक है और हमारे पास थ्रेड पूल में 3 थ्रेड है, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3। तो ये क्या करेगा, कोई 18 टास्क को परफॉर्म करेगा। तो मान लो यहाँ पे ये टास्क 1 ले लिया और थ्रेड 2 जो है वो टास्क 2 परफॉर्म किया और थ्रेड 3 जो है वो टास्क 3 को परफॉर्म कर रहा है। बाकी का जो टास्क है वो कहाँ रहेगा, ब्लॉकिंग क्यू में। ब्लॉकिंग क्यू में ब्लॉक रहेगा यहाँ पे, जैसे इमेज में हम लोग देख सकते हैं टास्क 4, टास्क 5, टास्क 6 इस तरह से। और ये तब तक यहाँ पे रहेगा जब तक कि इसको कोई थ्रेड अवेलेबल ना हो। अभी ये तीनों थ्रेड बिजी है और जैसे कोई टास्क फिनिश करता है तो फिर ये क्यू से टास्क को लेगा फिर परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से होता है। तो ये हमने ऑलरेडी एक्सिक्यूटर फ्रेमवर्क वाले वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में समझ लिया था। अब आगे देखते हैं। However, fork join framework is specifically designed for the task that can be broken down into smaller subtasks। इसका मतलब हुआ कि ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक टास्क को ये मल्टीपल सब टास्क में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसको एक्सिक्यूट करता है एंड देन रिजल्ट मर्ज्ड, और जो उसका रिजल्ट होगा वो मर्ज हो जाएगा। तो ये अप्रोच कौन सा फॉलो करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर। और जो पूल यूज करता है वो थ्रेड पूल, उसको हम लोग इसमें फॉर्क जॉइन पूल बोलते हैं। इट आल्सो यूज वर्क स्टीलिंग एल्गोरिथम। तो हमने ये जैसे समझा वर्क स्टीलिंग एल्गोरिथम पे ये काम करता है टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो यहाँ तक ये क्लियर हो चुका है। अब जो फॉर्क जॉइन पूल का जो अप्रोच है उसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे सबमिटेड टास्क है 1 to 6, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में देखा 6 टास्क यहाँ पे सबमिट हुआ। यहाँ पे क्या है, 3 वर्कर थ्रेड है। अब 3 वर्कर थ्रेड क्या करेगा, ये थ्रेड मान लो 3 टास्क को यहाँ से ले लिया,
ठीक है, और बाकी का टास्क जो है वो क्यू में रहेगा। यहाँ से समझो, फॉर्क जॉइन पुल क्रिएट कर दिया यहाँ पे 3 थ्रेड। अब यहाँ पे देखो कि जो थ्रेड है, इस थ्रेड का अपना भी क्यू होता है। उस क्यू को हम लोग डबल एंडेड क्यू बोलते हैं। जो इस थ्रेड के पास जो क्यू होता है वो क्यू होता है डबल एंडेड क्यू। ये तीनों थ्रेड के पास एक खुद का क्यू होगा और फिर उसी से वो टास्क परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जैसे कोई टास्क आया, जब उसको डिवाइड करेगा तो ये अपना क्यू में स्टोर करेगा, जो डबल एंडेड क्यू है उसमें, इस तरह से। तो जैसे ये फॉर कॉल किया तो ये टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले देखो, ये सब टास्क हो गया, टास्क 1.1, टास्क 1.2, टास्क 1.3। ये 1 को ब्रेक करके 3 टास्क में मान लो डिवाइड कर दिया इस तरह से। ये दूसरा भी सिमिलरली टास्क को इस तरह से डिवाइड कर दिया, फिर तीसरा को डिवाइड कर दिया इस तरह से टास्क को। अगर कोई बड़ा टास्क होगा तो उसको डिवाइड करके इस तरह से करेगा। तो जब फॉर्क कॉल होता है तो एसिंक्रोनसली उस टास्क को एग्जीक्यूट करता है। तो जब ये तीनों वर्कर थ्रेड बिजी हो गया तो बाकी के जो थ्रेड बचे 4, 5, 6, वो कहाँ रहेगा? वो हमारा एक कॉमन क्यू रहेगा जहाँ पे कि वो सारा थ्रेड अवेलेबल हो जाएगा जो बचा हुआ टास्क है। तो जैसे मान लो थ्रेड 3 पहले कंप्लीट कर लिया अपना सब टास्क, तो ये फिर फ्री हो जाएगा। ये फ्री हो जाएगा तो ये क्या करेगा, फिर आप इस पूल में देखिएगा कि कोई अवेलेबल किसी थ्रेड की क्यू में टास्क अवेलेबल है या नहीं। अगर उसे अवेलेबल मिल जाएगा तो वो फिर उसको अपने क्यू में लेगा और उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। 3 को कोई भी टास्क नहीं मिलेगा तो थ्रेड 3 क्या करेगा, फिर कॉमन पूल से टास्क को पिक कर लेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। इस डायग्राम के थ्रू समझ में आ गया होगा कि ये ओवरऑल काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देखो एक चीज कॉमन क्यू है, वो क्या होता है? तो ये जो है ये टास्क का सेंट्रलाइज रिपोजिटरी की तरह काम करता है। तो जब भी टास्क सबमिट होता है तो क्यू में ऐड हो जाता है, जिसको कॉमन क्यू बोल सकते हैं हम लोग। तो आई होप ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट, इफ वर्कर थ्रेड फिनिश देयर टास्क इट कैन स्टील सम टास्क फ्रॉम अदर वर्किंग थ्रेड। तो ये चीज हम लोग को समझ में आ गया कि अगर एक वर्कर थ्रेड का टास्क फिनिश हो जाता है तो वो क्या कर सकता है, दूसरे के थ्रेड के क्यू से कुछ टास्क को स्टील कर सकता है। इस चीज को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम लोग, तो हमारा कंसेप्ट जो है ये वर्क स्टीलिंग का क्लियर हो जाएगा। थ्रेड 1 का ये क्यू है, थ्रेड 2 का ये डबल एंडेड क्यू है। तो दोनों थ्रेड के पास अपना अपना एक क्यू है। तो ये थ्रेड 1 थ्रेड 2 अपना एक टास्क स्टार्ट किया। तो थ्रेड 1 क्या किया, पहला टास्क फिनिश किया, फिर दूसरा परफॉर्म कर रहा है। थ्रेड 2 जो है पहला टास्क को परफॉर्म कर रहा है। इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लास्ट तक पहुंच गया और थ्रेड 2 तीसरा टास्क ही परफॉर्म कर रहा है। फिर जब ये फिनिश हो जाएगा, अब ये आइडल नहीं रहेगा। ये क्या करेगा, देखेगा कि पूल में और कोई वर्कर थ्रेड के पास जो क्यू है उसमें कोई टास्क अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास पड़ा हुआ है। तो ये डबल एंडेड क्यू है, तो ये पीछे से टास्क को ले सकता है। तो यहाँ से ये इसी को वर्क स्टीलिंग बोलते हैं। तो यहाँ से इसका टास्क को स्टील कर लिया और अपने क्यू में ले लिया और फिर उसको प्रोसेस किया। तो इस तरह से जब इसका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से वो चेक करेगा कि और टास्क अवेलेबल है या नहीं। फिर से इसको मिल जाएगा कि हाँ एक टास्क है, वो फिर इसको वर्क स्टील किया और इसमें लिया और फिर इस पे प्रोसेस किया। तो इस तरह से जो इसका जो थ्रेड 2 का भी जो रनिंग है, इस पे भी कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ और थ्रेड 1 भी इस जॉब को कंप्लीट कर लिया। तो अब दोनों का टास्क एक साथ कंप्लीट हो गया। अब अगर ये थ्रेड 1 आइडल पड़ा रहता, थ्रेड 2 अभी यहीं पे रहता और इसके पास इसको क्या होता कि थोड़ा और टाइम लग जाता फिनिश करने में। तो अभी क्या हो गया, दोनों अगर वर्कलोड बैलेंस करके काम किया तो ये टास्क जल्दी से कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये वर्क स्टीलिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो इसमें जो टर्म है फॉर्क ज्वाइन, ये जो टर्म है ये क्या करता है, फॉर्क क्या करता है, ब्रेक डाउन द लार्जर टास्क इनटू स्मॉलर सब टास्क, फिर इसको वो एग्जीक्यूट करता है। और ज्वाइन जो है इट वेट्स फॉर द रिजल्ट ऑफ सब टास्क। तो ज्वाइन जो है वो वेट करता है कि जो फॉर्क एग्जीक्यूट किया उस टास्क को, उसको कंप्लीट होने का ज्वाइन वेट करता है और फिर उसको कंबाइन करता है टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। तो यहाँ तक समझ में आ गया ये दोनों। अब इसका कोर लेवल पे जो होता है फॉर्क ज्वाइन फ्रेमवर्क का, ये 4 मेन क्लास होता है। इसमें कौन कौन सा होता है, फॉर्क ज्वाइन टास्क, फॉर्क ज्वाइन पूल, रिकर्सिव एक्शन, रिकर्सिव टास्क, ये 4 इंपॉर्टेंट क्लास है इसके। और इसका जो फॉर्क ज्वाइन टास्क क्या करता है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसमें देखना है कि ये फॉर्क ज्वाइन पूल को छोड़ के बाकी ये तीनों क्लास जो होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। ये टास्क को रिप्रेजेंट करता है और जो कि एक्सिक्यूट एसिंक्रोनसली करता है फॉर्क ज्वाइन पूल में। तो ये पेरेंट क्लास है रिकर्सिव एक्शन और रिकर्सिव टास्क का। अब देखो फॉर्क ज्वाइन पूल जो होता है, तो ये जो फॉर्क ज्वाइन टास्क हुआ, इसके एक्सिक्यूशन को फॉर्क ज्वाइन पूल मैनेज करता है। और रिकर्सिव एक्शन क्या होता है, इस सब क्लास ऑफ फॉर्क ज्वाइन टास्क। तो अभी बताया कि ये जो है पेरेंट है रिकर्सिव एक्शन है रिकर्सिव टास्क का। रिकर्सिव एक्शन और रिकर्सिव टास्क में डिफरेंस क्या है कि ये जो है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ये टास्क को रिप्रेजेंट करता है लेकिन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ये जो दूसरा जो है रिकर्सिव टास्क, तो ये भी सब क्लास है इसका फॉर्क ज्वाइन टास्क का।
दैट रिप्रेजेंटेड टास्क, ये भी टास्क को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये क्या करता है, रिटर्न से वैल्यू। तो ये पेरेंट क्लास हुआ, ये दोनों चाइल्ड हुआ, ये रिकर्सिव एक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और रिकर्सिव टास्क जो है वो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आएगा। और फॉक जॉइन पूल जो है वो पूल क्रिएट करने के काम में आता है, जो एक्सिक्यूशन को मैनेज करता है। जो टास्क एक्सिक्यूशन है, जो इस क्लास के द्वारा बनाया हुआ जो टास्क रहेगा, उसको ये मैनेज करता है थ्रेड पूल। अब देखो यहाँ पे fork join task for representing task, fork join pool for managing thread and executing task. Recursive action and recursive task are subclass of fork join for defining task that perform action और computation respectively. यहाँ पे देखो कि ये दोनों क्लास जो है ये सब क्लास है इसका, और ये क्या करता है कि टास्क को डिफाइन करता है और एक्शन परफॉर्म करता है। कंप्यूटेशन जो भी हमारा जो मेन लॉजिक होता है वो हम लोग इसी क्लास का यूज करके करते हैं। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसके हायरार्की को समझ लो। जैसे रिकर्सिव टास्क और रिकर्सिव एक्शन ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैं, और इसका जो पेरेंट क्लास है वो फॉर्क जॉइन टास्क है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसका जो पेरेंट है वो इंटरफेस है फ्यूचर। फ्यूचर एक इंटरफेस है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, पहले फ्यूचर आया, फिर उसका जो सब क्लास होगा फॉर्क जॉइन टास्क, उसका जो दो चाइल्ड क्लास है वो रिकर्सिव टास्क, रिकर्सिव एक्शन। तो यहाँ तक समझ में आ गया। रिकर्सिव एक्शन जो होता है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, रिकर्सिव टास्क जो होता है वो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट क्लास है वो फॉर्क जॉइन पूल है, और इसका जो पेरेंट क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट एक्सिक्यूटर सर्विस, और इसका जो मेन इंटरफेस हुआ वो एक्सिक्यूटर सर्विस। तो एक्सिक्यूटर बेसिकली फॉर्क जॉइन पूल जो है वो इम्प्लीमेंटेड क्लास है एक्सिक्यूटर सर्विस का, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया हायरार्की। तो हम लोग इसी चारों क्लास को अच्छे से समझेंगे, फॉर्क जॉइन टास्क, रिकर्सिव एक्शन, फॉर्क जॉइन पूल। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी चारों क्लासेस को एक एक करके हम लोग समझेंगे, फिर बाद में लास्ट में हम लोग इसके कोड को देखेंगे। तो सबसे पहले समझो फॉर्क जॉइन टास्क क्या होता है। तो ये क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोगों को पता ही है। तो इट डिफाइंस अ टास्क दैट कैन बी एक्सिक्यूटेड इनसाइड ए फॉर्क जॉइन पूल। ये टास्क डिफाइन करता है जो कि फॉर्क जॉइन पूल के अंदर में वो एक्सिक्यूट होता है। और जो वी है वो रिजल्ट ऑफ द टास्क। जैसे कुछ टास्क अगर रिटर्न करेगा डबल, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू इंटीजर होगा तो यहाँ पे इंटीजर वी के बदले। तो रिजल्ट ऑफ द, बेसिकली ये रिजल्ट ऑफ द टास्क हो गया। तो रिजल्ट टाइप होगा वही होगा यहाँ पे। फॉर्क जॉइन टास्क आर वेरी एफिशिएंट देन थ्रेड। ऑब्वियसली ये नॉर्मल थ्रेड से एफिशिएंट होता है, क्योंकि ये टास्क को सब टास्क में डिवाइड करता है। अब इसका जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो कौन कौन सा है, फॉर्क। फॉर्क जो है इसके अंदर में प्रेजेंट होता है, और उसका जो टाइप है फॉर्क जॉइन टास्क। ठीक है, ये फॉर्क मेथड है। ये जब भी हम लोग इसको कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, टास्क को एसिंक्रोनसली कॉल करेगा। फॉर्क हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर्क अगर हमारा जो टास्क है वो मल्टीपल सब टास्क में डिवाइड हो गया, अब उसे हम सारे सब टास्क को अगर एसिंक्रोनसली परफॉर्म करना चाहते हैं तो फॉर्क का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे है टास्क टू स्टार्ट एक्सिक्यूटिंग एसिंक्रोनसली। तो ये समझ में आ गया। और दिस मेथड कैन बी यूज व्हेन यू हैव द टास्क दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब टास्क दैट कैन बी एक्सिक्यूटेड कंकरेंटली। तो ये वही चीज हो गया। अब देखो ज्वाइन, ज्वाइन हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, जब भी हम लोग ज्वाइन का यूज करेंगे तो वेट करेगा सब टास्क को कंप्लीट होने का। जैसे सब टास्क ए डॉट ज्वाइन लिखे तो वो सब टास्क ए को कंप्लीट होने का वेट करेगा। तो ये जो ज्वाइन मेथड है ये बेसिकली सब टास्क को कंप्लीट होने का वेट करता है। दिस मेथड वेट फॉर रिजल्ट ऑफ द सब टास्क। ठीक है, अब जो इन्वोक हो गया, अब एक चीज समझो, यहाँ पे फॉर्क समझ लिए, ज्वाइन समझ लिया। अब जब भी फॉर्क कॉल करेंगे तो वो किसी चीज का वेट नहीं करेगा, वो एसिंक्रोनसली टास्क परफॉर्म करेगा। लेकिन ज्वाइन जो होता है वो सब टास्क को कंप्लीट होने का वेट करेगा। लेकिन इन्वोक जो होता है ये दोनों का कॉम्बाइंड अप्रोच है। मीन्स ये एक्सिक्यूट करेगा टास्क को, फिर उसका कंप्लीट होने का वेट करेगा। तो इट कंबाइंस फॉर्क ज्वाइन ऑपरेशंस इनटू सिंगल कॉल बिकॉज इट बिगिंस ए टास्क एंड वेट फॉर इट कंप्लीट। तो ये तीनों मेथड समझ में आ गया होगा। एक टास्क है उसको एक्सिक्यूट करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग फॉर्क यूज कर सकते हैं, इन्वोक यूज कर सकते हैं। ज्वाइन क्या करेगा, ज्वाइन जो है वेट करेगा, जो जो सब टास्क रन हो रहा है उसको कंप्लीट होने का वेट करेगा ज्वाइन। तो ये चीज समझ में आ गया। अब कुछ और मेथड है, जैसे कि हमें मान लो अगर मल्टीपल सब टास्क को एक साथ एक्सिक्यूट करना है तो हमें हमारे पास जो मेथड है वो इन्वोक ऑल मेथड है। इन्वोक ऑल मेथड में जो आर्गुमेंट पास होगा थ्रेड 1 थ्रेड 2,
इस तरह से कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, दोनों थ्रेड को एक साथ स्टार्ट कर देगा। और दूसरा जो मेथड है, इसमें क्या होता है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट हम लोग पास कर सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा थ्रेड है तो फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इन्वोक ऑल। और अगर इन्वोक मेथड हम लोग यूज़ करेंगे तो इन्वोक मेथड क्या करेगा, वो एक्स टास्क को एग्जीक्यूट करेगा और उसको वेट फिनिश होने का वेट करता रहेगा। इन्वोक ऑल क्या करेगा, दो टास्क को एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट कर देगा, और इस वाले इन्वोक में क्या करेगा, मल्टीपल टास्क को एक साथ परफॉर्म कर देगा। और ये इन्वोक ऑल क्या करेगा, जो भी आर्गुमेंट में स्पेसिफाइड है टास्क, उस सारे टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा और उसका कंप्लीट होने का ये वेट करेगा। अब आते हैं रिकर्सिव एक्शन, जो कि चाइल्ड क्लास है फॉर्क जॉइंट टास्क का, और ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये टास्क रिप्रेजेंट करता है और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट ए टास्क दैट डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू। हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्क जॉइंट टास्क का ही क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है। ये जो फॉक जॉइंट टास्क है, इसमें इसका जो टाइप होगा वो क्या है, वॉइड। तो इसका मतलब जैसे वॉइड हो गया तो मतलब ये कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे जो वॉइड एज ए पैरामीटर पास है, तो इसका मतलब हो गया कि वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो इसका जो रिकर्सिव एक्शन का जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो कौन से है, कंप्यूट। कंप्यूट में बेसिकली क्या कर सकते हैं, कंप्यूट में हम लोग अपना लॉजिक लिख सकते हैं। ये देखो, ये कंप्यूट जो हो गया, यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्ट टाइप है, तो मतलब इसका जो सब क्लास होगा उसको अपना लॉजिक लिखना पड़ेगा इसके अंदर में। जैसे हमें जब भी एक क्लास बनाना है, जब हमें रिकर्सिव एक्शन को यूज करना है, तो हम लोग एक्सटेंड करेंगे इस क्लास को, और जो इसका जो कंप्यूट एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उस कंप्यूट को हमें ओवरराइड करना पड़ेगा और फिर अपना लॉजिक वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो दिस मेथड डिफाइन द एक्चुअल वर्क टू बी परफॉर्म्ड बाय द टास्क। तो ये मेथड क्या करता है, तो कौन सा एक्चुअल टास्क को परफॉर्म करना है, उसका लॉजिक यहाँ पे लिखना होता है कंप्यूट के अंदर में। तो जब भी हम लोग इन्वोक और फॉर्क मेथड को कॉल करते हैं तो ये कंप्यूट मेथड कॉल होता है। तो इसके अंदर में जो लॉजिक होगा उसको वो एक्सिक्यूट करेगा। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया है कि जो टास्क को स्प्लिट करता है, फिर परफॉर्म करता है और लास्ट में फिर कंबाइन करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, often used divide and conquer approach where the task divide itself into smaller subtasks. Each subtask can perform independently. Once the smaller subtasks are reached, they perform the action directly. ये तब तक उस टास्क को ब्रेक करते रहता है जब तक कि उसका जो सर्टेन लेवल है वहां तक रीच नहीं हो जाता, स्मॉलेस्ट सब टास्क नहीं बन जाता, सर्टेन थ्रेशोल्ड तक जब तक नहीं आ जाता तब तक वो उस टास्क को डिवाइड करता रहेगा। फिर जब वो रीच कर जाएगा सर्टेन लेवल, तब वो उस छोटे छोटे टास्क को थ्रेड जो है एक्सिक्यूट करेगा और फिर सबको ज्वाइन करते जाएगा। तो जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम में होता है, सिमिलरली उसमें पहले टास्क ब्रेक किया दो भाग में, लेफ्ट साइड पार्ट को फिर दो दो पार्ट में ब्रेक किया, फिर राइट साइड को फिर दो में, ऐसे करते करते जाएगा जब तक एक सर्टेन थ्रेशोल्ड जो भी हम लोग कोड में डिफाइन किए गए हैं वहां तक जब ये पहुंच जाएगा तो फिर ये उसको कंप्यूट करेगा और फिर ज्वाइन करते जाएगा और लास्ट में उसका रिजल्ट कंबाइन करके रिटर्न करेगा। तो ये होता है हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास रिकर्सिव टास्क के ऊपर। रिकर्सिव टास्क जो होता है ये वो वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसमें भी वही चीज़ है कि स्प्लिट इनटू सब टास्क that result, these subtasks need to be combined to produce the final result। तो उसमें सब टास्क को फिर कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट ये प्रोड्यूस करता है। तो इंपॉर्टेंट मेथड जो है इसमें प्रोटेक्टेड एब्स्ट्रैक्ट वी कंप्यूट। यहाँ पे कंप्यूट का रिटर्न टाइप है, उसमें वॉइड टाइप था। यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वॉइड है, रिकर्सिव एक्शन में हमारा जो टाइप है वो वॉइड है। यहाँ पे क्या है, ये वी क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसका टाइप क्या होगा, वी वही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अगर उसका वैल्यू इंटीजर है तो यहाँ पे इंटीजर होगा, अगर डबल है तो डबल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब रिकर्सिव टास्क जो होता है वो डिवाइड एंड कनकोर अप्रोच को फॉलो करता है। सेम चीज लिखा हुआ है, तो डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब टास्क अंटिल दे आर स्मॉल एनफ टू सॉल्व डायरेक्टली। तो ये चीज समझ में आ गया। देन द रिजल्ट ऑफ सब टास्क आर कंबाइन टू प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट। तो इस चीज को ये कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास अगर ऐसे सिनेरियो हैं जिसमें हमें कुछ रिटर्न चाहिए तो हम रिकर्सिव टास्क का यूज करेंगे, और हमें रिटर्न टाइप अगर कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हो कि हमें कुछ टास्क को एक्सिक्यूट करना है लेकिन उसका हमें रिजल्ट नहीं चाहिए, तो हम लोग रिकर्सिव एक्शन का यूज कर सकते हैं। और अगर रिकर्सिव टास्क का यूज करेंगे तो वो हमें कुछ वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। फॉर्क जॉइन पुल। अब आते हैं फॉर्क जॉइन पुल पे। ये क्या होता है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था जावा 1.7 वर्जन में। तो इसमें भी वही है, फॉर्क जॉइन पुल जो होता है ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब टास्क स्पेशली इन मल्टी कोर एनवायरनमेंट। तो ये जो है फॉर जॉइन पूल का कंसेप्ट सब में वही है, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब टास्क। ये सारा जो फॉर जॉइन में है कंसेप्ट वही है। तो यहाँ पे क्या यूज होता है, वर्क स्टीलिंग एल्गोरिथम इस पूल के अंदर में होता है। जो भी आइडल थ्रेड होगा किसी भी दूसरे थ्रेड का टास्क वो स्टील कर सकता है, तो उसके क्यू से जब भी हम लोग एक्सिक्यूट करेंगे फॉर जॉइन टास्क को, तो यू मस्ट हैव फर्स्ट फॉर जॉइन पुल,
क्योंकि पूल में ही तो हमारा जो टास्क परफॉर्म होगा पूल से ही तो होगा, क्योंकि वहाँ पे ही तो हमारे वर्कर थ्रेड अवेलेबल होंगे। तो फॉक्स जॉइन पूल हमें ये मैंडेटरी है। यहाँ पे दो तरह के कंस्ट्रक्टर हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं, जैसे फॉक्स जॉइन पूल और फॉक्स जॉइन इन पैरेललिज्म। दोनों का क्या मतलब हुआ? फॉक्स जॉइन पूल जो होता है वो डिफ़ॉल्ट पूल हुआ। इसमें क्या करेगा कि ये डिफ़ॉल्ट पूल क्रिएट करेगा और उसका जो नंबर ऑफ वर्कर थ्रेड होगा वो क्या होगा, जितने सारे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं सिस्टम में उतना ही वो वर्कर थ्रेड उसमें क्रिएट कर देगा। और लेकिन जब फॉर्क जॉइन पुल हम लोग इसमें आर्गुमेंट पास करेंगे तो पैरेललिज्म में जो भी वैल्यू डालेंगे उतने नंबर ऑफ वर्कर थ्रेड वो क्रिएट करेगा। इसको हम लोग लेवल ऑफ पैरेललिज्म भी बोलते हैं। पैरेललिज्म डिटरमाइंस क्या करता है, नंबर ऑफ थ्रेड दैट कैन बी एक्सिक्यूटेड कंकरेंटली। तो इसमें जितना भी नंबर डालेंगे तो उसका मतलब हो गया, जैसे 4 डाले तो 4 नंबर ऑफ वर्कर थ्रेड जो है वो पैरेलली टास्क को परफॉर्म करेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो इसका इंपॉर्टेंट मेथड होता है वो इन्वोक और एक्सिक्यूट है। यहाँ पे इन्वोक के अंदर में टास्क है, तो जब भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, उस टास्क को एक्सिक्यूट करेगा। तो इसको क्या करेगा, ये टास्क को एक्सिक्यूट करेगा और इसको कंप्लीट होने का वेट करेगा, क्योंकि इन्वोक कॉल कर रहे हैं। तो इन्वोक से हम लोग जानते हैं जब भी इन्वोक को कॉल करते हैं तो वो टास्क को कंप्लीट होने का वेट करता है, फिर लास्ट में टास्क का जो रिजल्ट होगा उसको रिटर्न करेगा। अब वाइड एक्सिक्यूट जो होता है वो क्या होता है कि इसके अंदर में एक आर्गुमेंट पास करते हैं टास्क, तो ये इन्वोक जो होता है वो वेट करता है और एक्सिक्यूट क्या करता है, ये वेट नहीं करता। अगर हमें चाहिए कि हमें वेट नहीं करना है तो इस टास्क को कंप्लीट होने का, तो हम लोग एक्सिक्यूट यूज कर सकते हैं। तो वही हो गया, ये वेट नहीं करेगा तो टास्क को एसिंक्रोनसली परफॉर्म करेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो ये कॉमन पूल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर हमें बहुत स्मॉल नंबर ऑफ टास्क है तो हम लोग कॉमन पूल का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हम थ्रेड पूल बनाने का जरूरत नहीं है, हम लोग जो ऑलरेडी डिफॉल्ट पूल कॉमन पूल है उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। तो डायरेक्टली जो टास्क परफॉर्म होगा वो कॉमन पूल से ही हो जाएगा। तो यू कैन यूज द कॉमन पूल टू रन ए टास्क विदाउट हैविंग टू सेट अप योर ऑन पूल ऑफ थ्रेड। तो हमारा कॉमन पूल टास्क है, तो हम लोग डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं, कस्टम बनाने का जरूरत नहीं है। तो बाकी जो थ्रेड का जो क्रिएटिंग मैनेजिंग थ्रेड्स होगा वो जावा टेक केयर कर लेगा। इफ़ यू नीड कस्टम कॉन्फ़िगरेशन लाइक पैरेललिज्म लेवल थ्रेड क्रिएशन एक्सेप्शन हैंडलिंग, अगर इस तरह का हमें कुछ अपना कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम फिर अपना कस्टम फुल यूज़ करेंगे। अगर डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है तो हम कॉमन पूल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलो कोड को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिकर्सिव एक्शन का यूज़ करेंगे। जो हमारे पास एरे होगा उसमें क्या करेंगे, जो भी डबल वैल्यू उसमें डबल और इंटीजर जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि जो भी हमारा टास्क रहेगा उस चीज़ को हम लोग डिवाइड करेंगे, सब टास्क में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम इन्वोक ऑल से एक्सिक्यूट करेंगे एक साथ, और फिर देखते हैं कि वो किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस कोड में हम लोग समझेंगे रिकर्सिव एक्शन यूज़ करेंगे तो किस तरह से हम लोग फॉक्स जॉइन पूल का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, स्क्वायर ट्रांसफॉर्म, और एक्सटेंड कर देंगे किसको, रिकर्सिव एक्शन को। तो जैसे ये करेंगे तो ये क्या करेगा, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको बोलेगा ओवरराइड करने के लिए। तो कंप्यूट जो मेथड है वो इसको हम लोग ओवरराइड कर दिए। इसका रिटर्न टाइप void है, इसका रिटर्न टाइप है void। हम लोग 1000 रख देते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड इसीलिए रखेंगे कि चेक करेगा कि इस जब वैल्यू इस थ्रेशोल्ड के नियर पहुंचे तो वो टास्क को स्प्लिट करना वो रुक जाएगा। जब हम लोग लॉजिक लिखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। इंट अरे डेटा, फिर इंट स्टार्ट एंड बना लेंगे। हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ये कंस्ट्रक्टर हमारा हो गया। अब जो ये हमारा कंप्यूट था इसके अंदर में लॉजिक एक कंडीशन लगाएंगे, एंड माइनस स्टार्ट इज लेस देन थ्रेशोल्ड, तब जाके ये टास्क परफॉर्म करेगा। और मिडिल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मिडिल इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड, या तो हम लोग बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से
तो ये क्या करता है, इसका मिडिल एलिमेंट फाइंड करने के लिए ठीक होता है। या तो बाई 2 कर देंगे तो सेम ही वैल्यू हुआ। अगर ये 10 होगा तो इस बिट मैनिपुलेशन में क्या करेगा कि एक जो होता है ये राइट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जो लेफ्ट साइड में है जीरो ऐड हो जाएगा। तो जब उसको कैलकुलेट करोगे तो वो मिडिल एलिमेंट ही आएगा। मान लो 10 का बाइनरी नंबर निकाल लो और फिर 10 के आगे में एक लेफ्ट साइड में जीरो लगा दो, शिफ्ट कर दो उसको राइट साइड, मतलब एक आगे जीरो लग गया वैल्यू, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो 5 हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इसका बिट मैनिपुलेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों तरीके से मिडिल को निकाला जाता है, स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 भी कर सकते हैं, और स्टार्ट प्लस एंड ये ग्रेटर ग्रेटर ये बिट मैनिपुलेशन को लिख के और वन इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग टास्क को स्प्लिट करते रहेंगे। तो इसी इन्वोक ऑल के अंदर में हम लोग टास्क को कर देते हैं 2 टास्क में कन्वर्ट। तो ये तब तक इसको स्प्लिट करता रहेगा जब तक इस कंडीशन को अचीव नहीं कर जाए। तो यहाँ पे न्यू एश क्यू आर स्क्वायर ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर में जो आएगा वो आ जाएगा डेटा स्टार्ट मिडिल और फिर कॉमा, फिर दूसरा जो होगा वो न्यू स्क्वायर ट्रांसफॉर्म, इसमें भी होगा डेटा और ये कहाँ से होगा मिडिल एंड, इस तरह से। तो यहाँ पे रिकर्सिव कॉल हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिट करते जाएगा टास्क को। तो जब ये कंडीशन अचीव कर जाएगा तो फिर ये यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारा ये इस क्लास का लॉजिक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं मेन क्लास में। अब यहाँ पे अब फॉर्क ज्वाइन पूल बनाएंगे। फॉर्क ज्वाइन पूल पूल इक्वल्स न्यू फॉर्क ज्वाइन पूल। अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं इसका वैल्यू और एक इंटीजर एरे बना लेते हैं। तो ये 100 जितने सारे लेंथ होगा, मान लो इसका लेंथ, ये नम्स लेंथ का क्या हुआ, जैसे हम लोग ये डिक्लेयर करेंगे तो इसका जो साइज होगा ये 100 होगा। तो जब नम्स डॉट लेंथ करेंगे तो ये 100 टाइम तक इसको आइटरेट करेगा। तो यहाँ पे दे देते हैं हम लोग 10,000। तो ये 10,000 तक का वैल्यू इसमें असाइन कर देगा, जीरो से स्टार्ट करके इस सेम एरे में ये अपडेट कर देगा जीरो से 10,000 तक का वैल्यू। तो ये 1000 से ग्रेटर होगा तो इसको स्प्लिट करेगा 1000 से। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ओरिजिनल एरे इसको हम लोग एक ही लाइन में रखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं और फॉर नम्स डॉट लेंथ। तो यहाँ भी ln नहीं लगाते हैं, तो जो भी नंबर आएगा इसके बाद वो नंबर प्रिंट हो जाएगा। और फिर ये जो यहाँ से पूल है, यहाँ से अब हम इसको इन्वोक करेंगे। इन्वोक में क्या पास करेंगे, तो इन्वोक में जो हमारा ये टास्क है उसको पास कर देते हैं। जैसे हम लोग टास्क पास किए तो हमारा ये कंप्यूट मेथड यहाँ से कॉल करेगा और फिर इसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। और यहाँ पर अगर इतना प्रिंट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग अभी फ़िलहाल 10 ही रख देते हैं। 10 तक का ही आइटरेट करवाना है और इसको रन करो तो देखो ये हमारा 0 से 9 तक का पहले ओरिजिनल एरे था और उसके बाद फिर ये क्या हो गया ओरिजिनल एरे, और यहाँ पे मॉडिफाइड एरे यहाँ पे लिख सकते हो, ट्रांसफॉर्म्ड एरे। हो गया। तो ये चीज़ समझ में आ गया कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग पूल बना लिए एक। तो जब भी हम लोग डिफ़ॉल्ट पूल बनाएंगे तो नंबर ऑफ़ जो सिस्टम में अवेलेबल प्रोसेसर होगा तो उसके अकॉर्डिंग उतने वर्कर थ्रेड ये बना लेगा। फिर हम लोग इंट को यहाँ पे डिफाइन कर दिए, मान लो इंटीजर बना लिए कितना हो, कितना 10,000 तक का, और 10,000 सब में वैल्यू हम लोग डाल दिए। यहाँ से जीरो से स्टार्ट होगा और जो इसका लेंथ होगा वहाँ तक जाएगा, तो अराउंड 10,000 वैल्यू इसमें आ जाएगा। उसके बाद
हम लोग क्या किए, इसको प्रिंट करा लिए और फिर हम लोग जो बनाए थे कस्टम क्लास, जो रिकर्सिव एक्शन के थ्रू जो हम लोग बनाए हुए हैं, तो उसको हम लोग उसके कंस्ट्रक्टर में हम लोग वैल्यू पास कर दिए। तो ये जो एरे था वो स्टार्टिंग जो नंबर था और उसका जो लेंथ एंडिंग था, तो ये तीनों चीज़ जब हम प्रोवाइड किए, फिर हम लोग जो पूल है हमारा थ्रेड पूल, उसका जो इन्वोक मेथड है उसको कॉल करके उसके अंदर टास्क प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब भी हम लोग इसमें टास्क डालेंगे तो वो क्या करेगा, इस टास्क को इन्वोक कर देगा, मीन्स एक्सिक्यूट कर देगा। और इसके अंदर में जो अवेलेबल है कंप्यूट मेथड, ये इसको एक्सिक्यूट करेगा। तो यहाँ पे ये चेक करेगा थ्रेशोल्ड हमारा कितना है। थ्रेशोल्ड है 1000। तो 1000 बट हमारे पास 10,000 है। अब स्टार्ट माइनस एंड करेगा तो एंड में वैल्यू जो है लेंथ है, लेंथ 10 और स्टार्ट में जो 0। तो 10,000 माइनस 0 तो 10,000 हो गया, 10,000 लेस देन थ्रेशोल्ड। तो ये इस कंडीशन से बाहर आ जाएगा, इसको भी परफॉर्म नहीं करेगा। यहाँ पे पहले मिडिल एलिमेंट फाइंड करेगा और फिर सेम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, डेटा पास कर रहा है, फिर स्टार्ट एंड मिडिल, फिर डेटा मिडिल एंड एंड। तो इस तरह से ये करते जाएगा और ये कंडीशन यहाँ पे चेक करते जाएगा। और जब ये कंडीशन वैलिड होगा तो फिर इसके फॉर लूप में आएगा और ये प्रोसेस करेगा डेटा, जो भी डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, फिर हमारा डेटा ये अपडेट हो जाएगा। तो ये चीज़ ये जो इन्वोक है, तो इन्वोक क्या करेगा कि ये रिजल्ट का वेट करेगा, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर ये प्रिंट हो जाएगा हमारा। तो आप लोगों को ये कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा कोड देख लेते हैं। हमने क्या किया है, एक तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ट्रांसफॉर्म बना लिया जो कि जैसे पिछले एग्जांपल में था सिमिलरली। बट यहाँ पे कुछ हमने हमने कुछ थोड़ा सा लॉजिक चेंज किया है। उसमें जो था स्क्वायर कर रहे थे सारे को, ताकि थोड़ा सा प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स किया है ताकि हम लोग जो कंप्यूट का टाइम है वो अच्छे से निकाल पाए। तो इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दिया कि जैसे जो भी डेटा रहेगा उसको ये वाला परफॉर्म करेगा, और अगर वो हुआ तो स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट निकालेगा। अगर 2 से नहीं डिविजिबल हुआ तो उसका क्यूब रूट निकलेगा। और फिर सेम उसका मिडिल एलिमेंट और जो इन्वोक ऑल करेंगे, इसमें 2 टास्क इसमें पास करेंगे। और ये तब तक रिकर्सिव कॉल होता रहेगा जब तक ये थ्रेशोल्ड लेवल मीट नहीं हो जाए। और जैसे ये थ्रेशोल्ड मीट होगा तो इसको डेटा ये ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो बस यही है। अब हमें इसको यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं। फिर यहाँ पे इंट पी लेवल इंट थ्रेशोल्ड, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। जो आर्ग्यूमेंट अगर आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ तो ये प्रिंट करके यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों पास करना मैंडेटरी है। अगर हम समहाउ मिस कर जाते हैं तो ये हमें थ्रो कर देगा दैट पैरेलल थ्रेशोल्ड नो आर्क्स प्रोवाइडेड। तो इसको देख के समझ जाएंगे कि हमारे पास जो कमांड लाइन आर्गूमेंट नहीं है। अगर हमारे पास होगा तो क्या करेंगे कि वो उसको पारसेंट कर देंगे, पारसेंट आर्क्स 0। उसके बाद थ्रेशोल्ड जो होगा वो इंटीजर डॉट पारसेंट आर्क्स 1 कर देंगे। तो यहाँ तक हमारे पास ये दोनों मिल गया। अब हम लोग टास्क क्रिएट करेंगे। अब हम लोग फॉर्क जॉइन पूल बनाएंगे और उसमें जो पैरेललिज्म जो वैल्यू कमांड लाइन से पास किए हैं वो यहाँ पे डालेंगे और एक डबल से एरे इंटीजर डबल से एरे बना लेते हैं, डबल न्यू डबल। और इसमें क्या करते हैं, बड़ा साइज डालते हैं अराउंड 10 लैक्स। तो ये हमारा 10 लैक्स हो गया। एक जो एरे है उसका जो लेंथ है वो 10 लैक्स का कर दिए, ताकि हमें वो टाइम निकालने में सही से रिजल्ट मिल सके। और फिर फॉर लूप लगा के और इसमें जो वैल्यू है वो नंबर असाइन हम लोग कर देंगे, नंबर्स डॉट लेंथ। तो ये आइट्रेशन लगा के उसमें जो भी नंबर आएगा वो इसमें असाइन कर देंगे। तो यहाँ तक ये मेरा रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। इसको नाम दे देते हैं टास्क न्यू, और यहाँ पे पास करेंगे हम लोग नम्स 0 और नम्स डॉट लेंथ, फिर थ्रेशोल्ड। फिर हम लोग पूल डॉट इन्वोक कर लेते हैं और इस इन्वोक में हम लोग क्या करेंगे, टास्क को पास कर देंगे। लेकिन इससे इन्वोक करने से पहले एक टाइम निकालेंगे, वो लॉन्ग स्टार्ट टाइम, सिस्टम का टाइम निकाल लेते हैं।
करंट टाइम मिलीज, सिस्टम का करंट टाइम दे देगा, और लॉन्ग एंड टाइम सिस्टम डॉट करंट मिली सेकेंड, करंट टाइम मिलीज, ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड। elapsed टाइम एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम प्लस मिली सेकेंड। इसको रन करेंगे। यहाँ पे हमने पास किया था, यहाँ पे मॉडिफाई में हम लोग इस तरह से आर्गुमेंट पास कर लेंगे 1 और 1000, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 1000, और यहाँ पे पैरेललिज्म, लेवल ऑफ पैरेललिज्म जो है वो 1 पास किए हुए हैं, तो हमारा 96 आया। तो 93, ये अराउंड 90 के अराउंड है। और हम लोग अब चेंज कर देते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन को, यहाँ पे क्या करेंगे 2 पास कर देंगे। अब देखते हैं इसका टाइम क्या होता है। ये कम हो गया 60 मिली सेकेंड्स। तो यही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था कि लेवल ऑफ पैरेललिज्म जब हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग अगर 2 दे देते हैं तो 2 ये प्रोसेसर का यूज़ करेगा और इस टास्क को पैरेलली परफॉर्म करेगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो टाइम कंजप्शन है वो रिड्यूस हो गया टू 60 मिली सेकेंड। पहले वो 90 था, अब अराउंड 90 का रहता था, अब 60 हो गया। तो ये कितना टाइम सेविंग हुआ। तो इस ये जितने सारे लॉजिक हमने लिखे, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने के लिए, इस टास्क को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने के लिए लिखा था, क्योंकि अगर वो स्मॉल टास्क रहेगा तो वो टाइमिंग हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए डबल का जो लेंथ रखे बहुत ज़्यादा रख दिए 10 lakhs के अराउंड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि इस कोड में जो भी रिकर्सिव एक्शन लिखा है, आप यहाँ पे ये भी रिकर्सिव टास्क भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, कंप्यूट का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, जैसे वॉइड है तो यहाँ पे अगर टाइप डबल होगा तो यहाँ पे डबल करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है, और सब कुछ सेम ही रहेगा, इस तरह से भी कर सकते हो। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं फॉर्क का, ये तो समझ में आ गया होगा। अब एक तीसरा कोड देखते हैं, नेक्स्ट कोड वो, और फॉर्क ज्वाइन वाला एग्जांपल देख लेते हैं। स्प्लिट करके फिर फॉर्क मेथड कॉल करेंगे। तो अभी के लिए इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं, पूरा रिमूव कर देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, एक सम करेंगे, क्लास सम एक्सटेंड्स, और रिकर्सिव एक्शन का तो हमने एग्जांपल देख लिया। रिकर्सिव टास्क यूज़ कर लेते हैं। रिकर्सिव टास्क, इसका टाइप दे देते हैं डबल, और इसमें जो कंप्यूट मेथड है उसको हम लोग ओवरराइड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रेडी। अब इसमें हम लोग अपना लॉजिक लिखते हैं। अब इसका हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। सिमिलरली डेटा बना लिए और इंट स्टार्ट एंड, ये हो गया हमारा। हमने इस तरह से कंस्ट्रक्टर बना लिया, और जो कंप्यूट के अंदर में जो था, यहाँ पे देखो डबल है, क्योंकि यहाँ पे डबल टाइप दिए हुए हैं, तो जो भी रिटर्न टाइप होगा कंप्यूट का वही यहाँ पे रिकर्सिव टास्क का टाइप होगा। तो यहाँ पे रिटर्न अभी के लिए नल रहने देते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। इसका क्या करेंगे कि मिडिल निकालेंगे प्लस एंड, इस दोनों को फिर डिवाइड कर देंगे 2 से। डेटा स्टार्ट मिडिल, ये सम सब, इस दोनों को कॉपी करो, उसको डायरेक्ट, और यहाँ लिखेंगे सब टास्क बी, और यहाँ मिडिल स्टार्ट, मिडिल से हो जाएगा एंड। अब इसको सब टास्क ए डॉट क्या करेंगे फॉर्क, और सब टास्क बी डॉट फॉर्क। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट हो जाएगा दोनों सब टास्क, और एक दूसरे का ये दोनों वेट नहीं करेगा कंप्लीट होने का, ये दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट कर जाएगा टास्क। अब जब सम करेंगे तो सम हम क्या कैसे कर सकते हैं, सब टास्क ए
डॉट ज्वाइन। यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन क्या करेगा, सब टास्क एक कंप्लीट होने का वेट करेगा और फिर सब टास्क बी डॉट ज्वाइन। तो ये सब टास्क बी को फिनिश होने का वेट करेगा, दोनों टास्क कंप्लीट होने का वेट करेगा। सब टास्क ए का रिजल्ट आया, फिर सब टास्क बी का जैसे रिजल्ट आया तो दोनों को सम करके इसमें वैल्यू दे देगा सम में, और यही सम रिजल्ट में सम रिटर्न कर देगा। तो ये समझ में आ गया। अब इसको मेन मेथड से कैसे कॉल करेंगे, तो सबसे पहले है फॉर्क ज्वाइन पूल बनाएंगे हम लोग, क्योंकि फॉर्क ज्वाइन पूल मैंडेटरी होता है। और न्यू फॉर्क ज्वाइन पूल, ये डिफ़ॉल्ट पूल रहने दिए डिफ़ॉल्ट। एक डबल एरे बना लेंगे नम्स नाम से, न्यू डबल, इसमें कितना 5000 दे देते हैं डॉट लेंथ। तो ये 5000 टाइम एटरेट करेगा और नम्स का जो, और उसमें एरे में अपडेट कर देगा ये इंडेक्स, उसमें वो प्रिंट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस डबल एरे में ये इंडेक्स एज ए वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आइए रहने देते हैं। तो ये इन्वोक यहाँ पे क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, कंप्यूट जो वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं डबल रिजल्ट में, और इसको हम लोग फिर प्रिंट कर लेंगे। अब इसको रन करो। ये वैल्यू जो है बहुत बड़ा आया है 5E7। इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन लगाओ, इस तरह से नहीं करेंगे। नम्स आई परसेंटेज 2, अगर ये 2 से डिविजिबल होता है तो आई वेल 2 से डिविजिबल होता है तो आई स्टोर होगा, एल्स माइनस आई होगा। अगर ये होता है तो आई और यहाँ पे कोलोन लगेगा। तो ठीक है, लॉजिक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये 2 से डिविजिबल हुआ कोई भी इंडेक्स तो उसको क्या करेगा, आई स्टोर होगा, और नहीं तो वो उसका नेगेटिव वैल्यू होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से होगा, और सबका समेसन जब होगा तो यहाँ आएगा 2500 माइनस में। तो इस तरह से होता है। तो बेसिक इसमें जो समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, इसमें दोनों हम लोग समझ गए, जैसे रिकर्सिव टास्क को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये फॉर्क को किस तरह से हम फॉर्क से भी इन्वोक कर सकते हैं टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, या डायरेक्टली हम लोग सब टास्क को भी इन्वोक करने के लिए हम लोग डायरेक्टली इन्वोक भी कर सकते हैं या फॉर्क कर सकते हैं। तो फॉर्क जब हम लोग करेंगे तो वो एसिंक्रोनसली रन हो जाएगा। तो यही यही चीज़ था, हमने देख लिया कि किस तरह से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये फॉक्स जॉइन फ्रेमवर्क का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।